So we had discussed labor force and workforce. We had discussed this data set, if you remember. हमने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज ये सारा पूरा बात करी थी कि ऑर्गेनाइज में क्या होता है, अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है. वी हैड डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस. So we'll revisit this a little bit for continuity. And apart from that, what we will do is we'll start with the reading, which is this is Papula and Alak Sharma. So this is the reading that we have to do. And ये सेम चैप्टर है जो उमा कपिला में है, बट इसमें क्या है, इसमें मैंने अलग अलग तरीके से, इफ़ यू कैन सी आई हैव मार्क्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे. So whenever I mark a particular article, so whenever the color changes is basically the importance of that paragraph is also changing. ठीक है, तो this is how I've approached it. And I will send you the entire article, ये सारा article, और उसके साथ में what I'll do is I'll attach my class notes. ठीक है, so that in the end when you're revising you don't need to do anything, सिर्फ you need to go through the entire article plus the class notes, and at max what you can do is this session is getting recorded, so you will get the recording as well. तो recording भी attach कर दूँगा. So what we had discussed was the basics of labor market, and in the basics of labor market what I had taught you was two things. One was what is लेबर फोर्स एंड व्हाट इज़ वर्क फोर्स. लेबर फोर्स में क्या होता है, वो लोग जो काम करना चाहते हैं विद इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59. सो दिस इज़ द एज ग्रुप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड विद इन दिस एज ग्रुप जो लोग काम करना चाहते हैं वो इसमें आ जाते हैं. जो हमारे पास डेटा है इस रीडिंग के अंदर, वो जो डेटा है वो 2012 का है. उसके अंदर ये जो फिगर है ये 800 मिलियन के लिए होगी, वो कम फिगर आ रही है. बट इस एज ग्रुप में इंडिया में इतने लोग हैं, ठीक है, बट उनमें से काम जितना करना चाहते हैं वो कम है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इन इंडिया दीज आर द अमाउंट ऑफ पीपल. 90 करोड़ के अलावा 80 से 90 करोड़ के बीच में लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो सॉरी इस एज ग्रुप में हैं. बट लेबर फोर्स में एक और कंडीशन आ जाती है कि उनमें से काम कितना करना चाहते हैं. So that is basically your labor force upon your population in this particular age, which is called as labor force participation rate. In India, the labor force participation rate is 40%. तो 90 करोड़ का सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में काम करना चाह रहे हैं. तो इंडिया का जो लेबर फोर्स का जो फिगर है हमने देखा था, देखिए यहाँ पर देखो, ये जो वर्क फोर्स का फिगर है वो अराउंड 470 मिलियन है. तो ये लोग जो हैं वो जो काम कर रहे हैं. बट ओवरऑल अगर देखो तो ओवरऑल समवेयर अराउंड 550 मिलियन होंगे, 500 to 550 मिलियन होंगे जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं. उसमें से काम कितने कर रहे हैं, ये जो फिगर है ये हमने 2017 की फिगर देखी थी. 2017 की फिगर से हमें वर्कफोर्स मिल गया, और वर्कफोर्स में हमें पता चला दैट 470 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली 47 करोड़. इंडिया के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन वी नो इज़ 130 crores, which is the 2011 census. Right now you can imagine it to be somewhere around 140 crores. तो 1.4 बिलियन के अराउंड है. अभी सेंसस जब 2021 में आ जाएगा तो दैट पिक्चर विल बी क्लियर. हाउएवर अब हम उसमें देखें तो उसमें सिर्फ आधे से भी कम लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, एंड जो काम करना चाहते हैं वो 500 to 550 मिलियन है. इन दोनों में जो डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दिस इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे यू विल गेट द अनएम्प्लॉयमेंट. ये जो 8% आ रही है ये बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट फिगर है, ठीक है. ये करंट डेली स्टेटस के हिसाब से हम फिगर देखते हैं. वी आर येट टू टॉक अबाउट ऑल दीज मेजर्स, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, यूपीएस एंड यूपीएसएस, ये अभी हमने बात नहीं करी है. Then in terms of the division of this workforce, this workforce is divided into 4 quadrants. One is your organized sector, the other is your unorganized sector. Organized sector में क्या होता है, people who are actually जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, that is called as organized sector. Just hold on a second guys. So this is the organized and unorganized. Organized sector में क्या है, जहाँ पर 10 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, या फिर जो इनकोऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर 10 लोग से कम काम करते हैं, मेजरली बीइंग दी प्राइवेट, चाहे वो खुद के लिए काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर के लिए हो, या जिस तरीके से भी हो, अपने लिए काम करना भी लेस देन 10 वर्कर्स की उस कैटेगरी में आ जाएगा.
Formal is where there is social security in the sense of labor laws, employment laws, for example maternity laws, leave laws, ये सारे जहाँ पर भी फॉर्मल सेक्टर के अंदर होगा वहाँ सारे सोशल सिक्योरिटी के नॉर्म्स होंगे. इनफॉर्मल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी के नॉर्म्स नहीं होंगे. एंड इफ वी डिवाइड द इंटायर वर्कफोर्स तो हमें दिखता है that 19% of our workforce is basically in the organized sector and 81% is in the unorganized sector. Whereas फॉर्मल में 10% है और इनफॉर्मल में 90%. ये बेसिकली फिगर दिखा रहा है कि कितनी ज़्यादा हमारे वर्कफोर्स के अंदर लोग जो हैं वो अनसिक्योर हैं, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है. और उसमें मेजरली कौन से हैं, जो इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज में, विच इज़ 80% ऑफ दी वर्कफोर्स, विच इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, अनइनकॉपरेटेड एमएसएमईज में जो काम करते हैं. सो दिस इज़ हाउ दिस टेबल इज़ डिवाइडेड. एंड ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द लास्ट अपडेटेड टेबल दैट वी हैव. दिस इज़ फ्रॉम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017. जो यूजली आपके पास डेटा होगा रीडिंग्स के अंदर वो सारा 11, 12 या 14, 15 का हो सकता है डेटा हो, नहीं तो एट वर्स्ट कई बार 2004, 2005 का भी डेटा हो. सो दिस इज़ द लेटेस्ट डेटा सेट. तो इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है. आई ऑल्सो गिवन यू द टेक्निक कि इस पूरी टेबल के अंदर 3 चीज़ें याद कर लो. एक ये 81% याद कर लो, एक ये 90 और 10% याद कर लो. अपने आप सारा का सारा यू कैन एस्टिमेट एवरीथिंग. क्योंकि अगर ये 81% है तो ये 19% है, अगर ये 10% है तो ये यहाँ पर इधर से आप यू कैन कैलकुलेट कि ये कितनी होनी चाहिए. तो उस हिसाब से यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दिस एंटायर टेबल. देन तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये 80 और 81 याद कर सकते हो. तो 180 और 81 भी अगर आपने याद कर लिया तो भी आप बाकी सारी फिगर्स को यू कैन रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम. नाउ कमिंग टू द रीडिंग, दिस इज़ ऑल द रिविजन ऑफ बेसिक्स जो हमने किया था. अब हम रीडिंग पे आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? Any questions guys? This is I've just quickly revised everything because certain people were missing. मेरे पास 1-2 मैसेज भी आए थे लोगों के. Any questions? ठीक है. So let's start with this particular reading. अब ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये बेसिकली हमें पहले बता रहा है कि इंट्रोडक्शन के फेज़ में दैट हाउ हैज़ इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म्ड ओवर द ईयर्स. तो अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो 1950 से लेके 1980 का जो फेज़ है ये एक सेपरेट फेज़ माना जाता है. क्योंकि इस फेज़ में इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी बहुत कम थी, विच वॉज अराउंड 3 to 3.5%. ये इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ थी, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. एक इकोनॉमिस्ट थे के.एन. राज हु कॉइंड दिस टर्म and he said that India's growth potential is only between 3 to 3.5% and that is why it's called as Hindu rate of growth, India's limitation of rate of growth. एंड उसके अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो थी वो 2.5% की थी. तो आपके पास पर कैपिटा बेसिस पे जो ग्रोथ आ रही है वो 1 से 1.5% की आ रही है. आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 2.5% से, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 3% से या 3.5% से. तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 1 से 1.5% के बीच में पर एनम जो है आपका ग्रोथ हो रहा है, विच इज़ वेरी स्मॉल. एंड विच इज़ वेरी स्मॉल इन पर्सपेक्टिव की अगर हम बाकी का डेटा देखें, अगर हम 81 से लेके 2011 तक का डेटा देखें तो हमें दिखता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अराउंड 6 to 7% ग्रो कर रही थी. और ये इसको आप 6% ले सकते हैं. और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 2% थी, तो ओवरऑल 4% की ग्रोथ रेट हो गई. और यही चीज़ अगर आप 91 से देखना शुरू कर दो, 91 से 11 तक 2011 तक देखोगे तो ये 7 और 2 है, तो ये 5% की ग्रोथ रेट है, विच इज़ अ वेरी इंप्रेसिव ग्रोथ रेट. तो बेसिकली हम देखते हैं कि देर इज़ अ ह्यूज चेंज इन ग्रोथ. जहाँ स्लो ग्रोथ थी 50 से 80 के बीच में. और ये पीरियड कौन सा है? इस पीरियड के अंदर जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर, देन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर, देन इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. फिर बीच में जनता पार्टी, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को यू शुड हैव एन आइडिया, देन जनता पार्टी का रूल आया फ्रॉम 77 to 79. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टी आई, फिर इंदिरा गांधी का रूल आया, फिर राजीव गांधी का रूल आया, एंड इन दी एंड चंद्रशेखर जी का रूल आया. ठीक है, जब फिर पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ जब 89 में बिकॉज ऑफ बोफोर्स क्राइसिस. सो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है. एंड इस पूरे पीरियड की जो ग्रोथ रेट है वो कम रहती है. और उसके बाद का जो ग्रोथ रेट है, ये 80s के बाद का जो ग्रोथ रेट है वो ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी
एंड राजीव गांधी ने कुछ मेजर्स लेने शुरू किए थे इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ग्रोथ वापस शुरू हुई। और उसके बाद जो मेजर ग्रोथ रेट आई है वो 1991 के बाद आई है, जब मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही इंट्रोड्यूस द LPG रिफॉर्म्स, द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इंडियन इकोनॉमी का, विच इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड हेयर। ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। सी 81 to 2004 6% की ग्रोथ रेट, एंड देन 91 to 2011 7% की ग्रोथ रेट विद अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 2%। तो विच मीन्स कि आपका पर कैपिटा इनकम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम देखें कि 2004 से 2009-10 ये हम जो पीरियड बोलते हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स है। स्पेशली द पीरियड फ्रॉम 2003 till 2008 is also called in the Indian economy the golden phase। ये गोल्डन फेज इसलिए है क्योंकि इस पीरियड में इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट 8.5% की थी। ठीक है, बहुत तेज़ी से इंडिया ग्रो किया था। यहाँ लिखा हुआ है 8.5%। उसके बाद एक साल जो है डिक्लाइन आया था 2008-2009 में डिक्लाइन आया था, जब ये 6.7% हो गई थी। और फिर उसके बाद 9 से 11 जो है इंडिया की ग्रोथ रेट वापस इंक्रीज़ हुई अराउंड 8%। और उसके बाद 11 से 14 देखें तो ये ग्रोथ रेट अगेन गिर गई 4.5% के अंदर। ठीक है, तो ये टेबल जो है ये ओवरऑल थोड़ा सा डेटा ज़्यादा लग रहा है, बट इन जनरल ये फेजेस जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कैसे हुई थी। और आपका जो रीडिंग्स है वो यहीं तक 11-12 तक बात करता है, बट आई कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट टिल 2020, बट वो आप इस रीडिंग के लिए रेलिवेंट नहीं है। बट इन दी एंड जब हम इस रीडिंग को कंक्लूड करेंगे तो वी विल ऐड ऑन मोर फिगर्स, क्योंकि हम 2017 का डेटा दे रहे हैं। तो वी विल ऐड ऑन मोर फिगर्स, वी विल ऐड ऑन मोर रिफॉर्म्स, स्पेशली 2020 एंड 2019 में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स करे हैं, तो हम वो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इन योर आंसर्स यू नीड टू मेक श्योर दैट यू ऐड दोज रिफॉर्म्स, क्योंकि और कोई लिख नहीं रहा होगा उस चीज़ को। यूजली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे जो रीडिंग्स के अंदर लिखा है। द रीडिंग स्टॉप एट द ईयर 2012, बट उसके बाद जो 8 साल में हुआ दैट वी नीड टू एम्फोसाइज ऑन, बिकॉज दैट इज़ वेयर द ब्राउनी पॉइंट्स लाई। ठीक है, विच गिव्स यू अ कंटेम्प्रेरी लुक टू योर आंसर। तो इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी का जो क्या कहते हैं ग्रोथ था, वो इस ऐसे ग्रो किया कि गोल्डन फेज में 8.5% का ग्रोथ रेट, फिर एकदम से गिरा। आई टेल यू इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न था देयर समथिंग कॉल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो जो ग्रोथ रेट था हमारा, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट चल रहा था 2003 से लेके 2008 के बीच में जो ग्रोथ रेट चल रहा था वो इतना अच्छा चल रहा था कि वो बीच बीच में 9% को क्रॉस कर रहा था, और ओवरऑल एवरेज देखें तो 8.5% की थी। बट व्हाट हैड हैपेंड इन 2007 से शुरू हो चुका था ये प्रोसेस। ठीक है, 2008 में आके हिट किया बहुत तेज़ी से इकोनॉमी को। वो ये था कि यूएस में देयर वाज अ क्राइसिस कॉल्ड यूएस सब प्राइम क्राइसिस। नाउ व्हाट दिस क्राइसिस वाज, इसके लिए आई वांट यू टू वॉच अ कपल ऑफ मूवीज एज वेल। देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड द बिग शॉट। आई थिंक ये उस पर अवेलेबल है, इस पे अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है। सो इधर यू हैव द सब्सक्रिप्शन और यू कैन बोरो द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम समवन। प्लीज़ वॉच दिस मूवी। दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि यूएस में ये क्राइसिस क्यों आया। इट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी। ठीक है, एंड मैं और बहुत सारी मूवीज़ बता सकता हूँ। देयर इज़ अनदर मूवी कॉल्ड मार्जिन कॉल। ये आपको शायद से नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा, मार्जिन कॉल। So watch these movies. You'll have a good idea about what has happened in the US subprime crisis. In fact, if you want to किसी एक session में what we can do is we can also on a particular weekend I can show you this movie on this format. ठीक है, अगर if the class agrees किसी Saturday को या किसी Sunday को you can watch this. Is it about house rates and loan stuff? Yes, Riya, it's exactly about that. But it goes much more beyond that how this crisis actually formed. तो just to give you an example कि इसके अंदर हुआ क्या, that housing US की housing market में there something called securitization. तो जब आप लोन लेते हो, जैसे घर का आपने किसी ने लोन लिया, तो मैं उस घर को कोलेटरल लेके रख के लोन लेता हूँ।
तो मैंने जब जब हाउसिंग लोन लेते हो तो वो एक्चुअली हाउस जो होता है वो बैंक के नाम पे होता है, जब तक मैं पूरा का पूरा उसका ईएमआई पूरा पे नहीं कर देता। तो उस केस के अंदर बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने बहुत लोगों को लोन दिया। सो अंडरस्टैंड दी सिस्टम। बैंक्स हैं, बैंक्स के पास बोरोवर्स आए, ठीक है, बोरोवर 1, बोरोवर 2, बोरोवर 3, बोरोवर 4, 3, बोरोवर 4। बैंक्स यूजुअली क्या करता है, बैंक इनको लोन देता है और बैंक चेक करता है लोन किस बेसिस पे देखता है कि ये देखता है कि ये जो बंदा है इसकी पेबल कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, बट मैं कहूँ कि मुझे औरंगज़ेब रोड, या आज की डेट में उसका नाम अब्दुल कलाम रोड है, या फिर मैं बोलूँ अगर किसी ने खान मार्केट के पीछे रोड देखी हो, अमृता शेरगिल मार्ग, सुना है किसी ने? एग्जैक्टली, नीभा इज एक्चुअली राइट। द हाउसिंग कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज नियर खान मार्केट और लोधी रोड इज़ अराउंड 400 to 500 crores। दैट्स द एवरेज कॉस्ट यूजली वहाँ पर घरों की। आप बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि यार ठीक है मैं तो डीयू में काम करता हूँ बट मुझे चाहिए अमृता शेरगिल मार्ग पे घर, तो विच बैंक, मुझे वो बैंक बताओ जो मुझे लोन दे देगा, मैं 100% उस पर लोन लेने के लिए रेडी हूँ। बट बैंक ये कह दे कि मैं आपको 400 करोड़ का लोन दे रहा हूँ, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि एक 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 पर्सन हुज सैलरी ब्रैकेट इज बिटवीन 10 to 20 lakhs विल गेट अ लोन फॉर 500 crore रुपीज़। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बैंक जो होता है वो देख के लोन देता है कि किसको कितना लोन देना है। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बैंक्स ने जो है वो कनेक्शन जो था बिटवीन बोरोवर्स एंड बैंक्स, ये पूरा टूटना शुरू हो गया। बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने इन लोगों को लोन दिया, इन लोगों की ना तो वो सैलरी चेक कर रहे ना इनकम चेक कर रहे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बैंक्स से सपोज ये जो थे ये अच्छे बोरोवर्स थे, इनको बोलते हैं हम ए बोरोवर्स। ये जो बी था, ये जो B3 था, ये था एवरेज बोरोवर, इसको बोलेंगे बी। और ये जो था ये सी था, ये बहुत ही घटिया बोरोवर था जो 100% डिफ़ॉल्ट करता। बैंक ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल दीज पीपल विद देमसेल्फ, इन्होंने इस सबको लोन दिया और इन लोन को अपने पास नहीं रखा। ठीक है, इनके पास तो एसेट आ गया ना। जब कोई आपसे बैंक से लोन लेता है तो बैंक के पास एसेट आता है कि मेरे पास ये एसेट है, इन लोगों ने मुझसे लोन लिया। तो बैंक ने एसेट अपने पास नहीं रखा, इस एसेट को सिक्योरिटाइज करा। व्हाट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। एक नया एसेट बनाया इन चार लोन से, जिसको बोला उसने A1 और A2। ये A1 क्या था, A1 के अंदर थे बोरोवर्स B1, B2 एंड लिख दिया C, और दूसरा बना दिया B2, B3 एंड C। ठीक है, ये दो सिक्योरिटी बना दी। 4 सिक्योरिटी से आपने 2 सिक्योरिटी बना दी और कह दिया कि यार इसके अंदर तो 2 अच्छे बोरोवर्स हैं बट एक ही खराब बोरोवर है। और इसके अंदर आपने कह दिया कि ये जो A2 है, या इसको आप नाम बोल, हाँ इसको A1 दे सकते हो नाम, इस एसेट को, और इस एसेट को नाम दे दिया आपने A2। तो आपने कहा कि A1 तो बहुत अच्छा एसेट है क्योंकि इसके अंदर जो बोरोवर्स हैं 1, 2 वो बहुत अच्छे हैं, एक C बोरोवर जो है वो बेकार है। और आपने A2 सिक्योरिटी के अंदर कहा कि ये जो है इससे ख़राब है क्योंकि इसके अंदर एक तो अच्छा बोरोवर है, एक मीडियम बोरोवर है और एक ख़राब बोरोवर है। तो आपने इस तरीके से क्या किया, आपने बहुत लोगों को लोन दिया, उससे आपने सिक्योरिटी बना दी। सपोज़ मैं कहता हूँ अब एक A1 सिक्योरिटी बनाई जिसके अंदर 70% जो थे एक्सेलेंट बोरोवर्स थे, 20% एवरेज बोरोवर्स थे एंड 10% सब प्राइम थे। इसको बोलते हैं हम सब प्राइम, जो लोन वापस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपने A2 बना दिया, उसके अंदर आपने क्या करा, उसके अंदर आपने ये 60 कर दिया, ये 20 कर दिया, ये 20 कर दिया। ऐसे आपने ऐसी सिक्योरिटीज़ बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। अब इन सिक्योरिटीज़ को इसी बैंक 1 ने आगे बैंक 2 को बेचा। इस बैंक 2 ने क्या किया, बैंक 2 ने ऐसी, ये जो इसके पास एक A1 सिक्योरिटी खरीदी इसने बैंक 1 से और एक A2 खरीदी, ऐसी और बहुत सारी सिक्योरिटीज़ थी, उसने ऐसी बहुत सारी और सिक्योरिटीज़ खरीदी, उसको सिक्योरिटी को एक नया नाम दे दिया से E1। ऐसी एक हो गया E2, और इन सिक्योरिटी को आगे बेच दिया बैंक 3 को।
अब बैंक 3 को तो ये पता ही नहीं है कि पीछे कौन कौन है। आपको तो सिक्योरिटी मिल रही है, आपको ये थोड़ी ना पता, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, ये जो सिक्योरिटाइज डॉक्यूमेंट होते थे E1 E2 E3 ऐसे, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कोई नहीं पढ़ता था। जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो कभी पढ़ते हो कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कह रही हैं। तो सिमिलरली इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कोई नहीं कह रहा था, सारे ये देख रहे थे कि इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है तो इसमें अच्छी कमाई है, इसको आगे खरीदो। और यही सिक्योरिटीज़ जो थी आगे लोग खरीद रहे हैं पेंशन फंड, यही सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, यही सिक्योरिटी इंश्योरेंस फंड खरीद रहे हैं। सो वी वर डिस्कसिंग कि ये जो सिक्योरिटीज़ थी अल्टीमेटली ये पेंशन फंड खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस फंड खरीद रहे हैं, और इनको पता ही नहीं है कि हम सिक्योरिटी क्या खरीद रहे हैं। इनको ये नहीं, ये क्योंकि ये जो खरीद रहे हो आप बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल तो म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं ना, या इंश्योरेंस फंड का कोई सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं, या पेंशन फंड का खरीद लेते हैं। हम मैक्स क्या देख सकते हैं कि ये किस में करते हैं, बट हमें ये थोड़ी ना पता है कि पीछे है कौन, B1 कौन है, B2 कौन है, B3 कौन है, B4 कौन है, ये हमें पता ही नहीं है। ये बोरोवर 4 कौन कौन है। हम किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि ये क्रेडिट रेटिंग कैसी होगी, क्रेडिट रेटिंग पे डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनको कैसे रेट किया हुआ है। इसको ए रेट किया हुआ है, A+ रेट किया हुआ है, A- रेट किया हुआ है, B+ में रेट किया हुआ है, B- करा हुआ है, उस रेटिंग पे डिपेंड करते हैं। बट अगर ये रेटिंग कंपनीज जो हैं अगर ये ख़राब हो जाएं, अगर ये करप्ट हो जाएं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने करप्ट होके इन बैंक्स के साथ क्या कहते हैं वो कर लिया, सेटिंग कर ली। और वो सेटिंग करके क्या कहा कि ये सारी की सारी सिक्योरिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी सिक्योरिटीज़ हैं, इर्रेस्पेक्टिव द फैक्ट कि पीछे बोरोवर कौन है, इन सारी सिक्योरिटीज़ को अच्छा रेट कर दिया इन्होंने, अच्छा रेट कर दिया क्रेडिट रेटिंग ने। पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज ने खरीद ली ये सिक्योरिटी और आगे इंडिविजुअल्स को बेच भी दी। बट एक टाइम आएगा जब आपको पता है कि ये बोरोवर जो है, सपोज़ ये मैं हूँ और मैंने 500 करोड़ का लोन लिया हुआ है, मैं 100% नहीं वापस कर पाऊँगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा। मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा तो क्या होगा, मेरे पीछे की जो सिक्योरिटीज़ थी वो डिफ़ॉल्ट करनी शुरू करेंगी, ठीक है। उसके बाद उसका इम्पैक्ट A1 पे आएगा, उसका इम्पैक्ट E पे आएगा, E का इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा, और अल्टीमेटली मेरे रिटर्न्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। यही हुआ US सबप्राइम क्राइसिस में। इनको बोलते थे मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, MBS, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। तो जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़, मॉर्गेज का मतलब क्या है, घर को आपने मॉर्गेज करके सिक्योरिटी बनाई हुई है। तो इसकी वजह से ये जो MBS जो मार्केट में चल रहा था वो जो है वो क्रैश करने लग गए। उसके अलावा एक और सिक्योरिटी थी विच इज़ कॉल्ड एज CDO, एक CDS था, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, और एक कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन, एक CDO था, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप खरीद सकते हो, बट आप बेसिकली आपको पता नहीं है कि उसके पीछे सिक्योरिटी क्या है। ये बेसिकली एक तरीके से गैम्बलिंग है, दिस इज़ नथिंग मोर देन फाइनेंशियल गैम्बलिंग, ठीक है। और US की फाइनेंशियल मार्केट्स में गैम्बलिंग चल रही थी, सिंपल खुले आम गैम्बलिंग चल रही थी। एंड वन ऑफ द पर्सन्स हु एक्चुअली पॉइंटेड आउट टू दिस गैम्बलिंग वाज रघुराम राजन, ठीक है। दैट्स व्हाई हिज नेम इज सो फेमस, बिकॉज ही वाज एबल टू प्रिडिक्ट दैट देयर इज समथिंग गोइंग टू क्रैश इन द इंडियन इकोनॉमी, इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये जब लोगों ने अपने लोन जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करने शुरू किए, ठीक है, तो वो लोन डिफ़ॉल्ट की वजह से ये क्रैश कर गई, मार्केट पूरी क्रैश कर गई, ये मार्केट पूरी क्रैश कर गई। और ये कुछ और था, ये मे बी इन दी मूवी यू विल गेट टू नो कि व्हाट क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स और ये एक्चुअली इंक्रीज़ कर गए, ये इनके ऑपोजिट होते थे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस देयर वाज, और ये जो सिक्योरिटी थी ये बहुत लोगों ने खरीदी थी, ये इंडिविजुअल बैंक्स ने भी खरीदी थी, ये पेंशन फंड्स ने भी खरीदी थी, ये यूरोप में लोगों ने खरीदी थी US की मार्केट की सिक्योरिटी, ये इंडिया में भी खरीदी थी। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट इन द मार्केट ये सब ने खरीदा, एंड बिकॉज ऑफ दिस द इंटायर मार्केट क्रैश्ड, एंड दैट वाज दिस लेड टू द क्रैश विच इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, एंड इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ा, एंड इंडियन मार्केट पे जब इम्पैक्ट पड़ा तो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ भी डिक्रीज हुई। तो दैट इज़ वाई वी सी कि ये जो ग्रोथ रेट है 2008-2009 की, दिस ग्रोथ रेट रिड्यूस टू 6.5%। बट उसके बाद देर वॉज मेजर स्टिमुलस विच वॉज प्रोवाइडेड,
ठीक है, ये जो स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया था ये प्रणब मुखर्जी ने किया था, प्रणब मुखर्जी का स्टिमुलस था विच इज़ द फिस्कल स्टिमुलस एंड मॉनेटरी स्टिमुलस। प्रणब मुखर्जी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम एंड that led to the growth between 2009 to 11 और उसकी वजह से ग्रोथ जो है वापस रिवाइव किया। बट उसके बाद देर वॉज अ डबल क्रैश दैट हैपन। वो जो क्रैश था वो यूरोजोन की वजह से हुआ। देर इज समथिंग कॉल्ड यूरोजोन क्राइसिस, ठीक है, यूरोजोन क्राइसिस की वजह से क्रैश हुआ एंड यूरोजोन क्राइसिस की वजह से फर्दर जो प्रॉब्लम आई वो उसकी वजह से क्या कहते हैं ब्रेग्जिट में भी प्रॉब्लम, ब्रेग्जिट भी हुआ। सो ऑल ऑफ दिस एंटायर मार्केट, उसके बाद जो दूसरा जो प्रॉब्लम आया उसकी वजह से हर जगह पे मार्केट में कई जगहों पे क्रैश आना शुरू हुआ एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू द क्रैश इन द इंडियन इकोनॉमी। इस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही थी। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे स्कैम्स आ रहे थे। देयर इज समथिंग कॉल्ड 2G स्कैम, अगर आपने सुना हो। Then there is something also called as there is something called 2G scam. Then there is another scam called Colgate scam. Then Commonwealth Games का scam था। तो ये सारे scams की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे भी हिट पड़ा। तो 11 से 14 जब हम देखते हैं तो 11 से 14 की जो ग्रोथ रेट है वो एकदम से गिरती है एंड समवेयर अराउंड 4.5%। एंड तभी जब ग्रोथ रेट भी गिर रही है, इकोनॉमी ज़्यादा नहीं ग्रो कर रही, स्कैम्स आ रहे हैं और उसके रिएक्शन में you have a much more stable government option जो नरेंद्र मोदी provided and that is why after 14 we see a higher growth path but then in 2017-18 onwards थोड़ा सा ग्रोथ में फिर से फॉल्टरिंग आई है, ठीक है। वो कंटेम्प्रेरी टाइम्स होंगे, उसके बारे में हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट ये स्टोरी मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हम देखें तो 91 से लेके 11 के बीच तक आपकी जो ग्रोथ रेट है 7% की है, ठीक है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ग्रोथ रेट जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। कि आपने 7% से तो ग्रो कर लिया इकोनॉमी को बट आपके यहाँ पर जॉब्स नहीं क्रिएट हुई, जॉब्स जो हैं वो नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं हम जॉब लेस ग्रोथ। इसी पे क्वेश्चन आता है इस रीडिंग से, व्हाट इज़ जॉबलेस ग्रोथ एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है कि आपके कंट्री में ग्रोथ हुई है बट ग्रोथ के साथ में हमारी जॉब्स नहीं क्रिएट हुई। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। एंड जॉबलेस ग्रोथ हम कैसे देखते हैं, हम कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, और उसके बेसिस पे देखेंगे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं करी है, इनफैक्ट वो ज़ीरो के अराउंड आ गई है, जो दिखाता है कि ग्रोथ नहीं हुई है। जस्ट टू इंट्रोड्यूस to this term, so this term means employment elasticity। employment elasticity का मतलब है कि जैसे डिमांड इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये आपका डिमांड इलास्टिसिटी है। लेट्स राइट डिमांड इलास्टिसिटी एज वेल। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस of demand to changes in price, or 1% change, how much change is there in 1% of demand, अगर 1% से प्राइस चेंज होता है तो रिस्पॉन्स जो देखते हैं वो देखते हैं। तो सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉन परसेंटेज चेंज इन GDP। अगर GDP 1% से बढ़ रही है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितने % से बढ़ा है या चेंज हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इलास्टिसिटी जो हो सकती है वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, वो लेस देन 1 भी हो सकती है, वो लेस देन 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 1 होते हैं तो हम इसको बोलते हैं इलास्टिक, इसको बोलते हैं हम इनइलास्टिक। और अगर ये लेस देन 0 है तो दैट मीन्स कि आप 1% ग्रोथ कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो रही है, तो इसका नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट हुई है ग्रोथ की वजह से। और जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है अगर आपकी ये 0 के अराउंड है तो दैट इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। सो दिस इज आवर इंटायर दिस थिंग। तो हम ये देखेंगे कि स्पेशली बिटवीन 2004 से 2009 तक का अगर हम डेटा देखें तो हम इसमें देखेंगे
कि जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो एक्चुअली में इज समवेयर अराउंड 0.02। इलास्टिसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, सो दैट मीन्स कि अगर आप 1% एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो तो आपकी जो ग्रोथ बढ़ाते हो तो उसकी वजह से जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 0.02% से बढ़ रही है, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से फॉल करता हो गया अगर हिस्टोरिक फैक्टर से देख कंपेयर करें तो दिस इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू नो। अनदर एस्पेक्ट दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस वाज स्ट्रक्चरल जीडीपी। स्ट्रक्चरल जीडीपी, स्ट्रक्चरल जीडीपी में हम क्या बात करते हैं कि एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विस का, ये 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसका जीडीपी में शेयर कितना है? जीडीपी शेयर टोटल तो 100% होगा। सिमिलरली हम एम्प्लॉयमेंट शेयर भी देखना चाहते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको टेबल अच्छे से बना दूंगा इसकी विद करंट डेटा, बट फॉर नाउ जस्ट नोट इट डाउन। एग्रीकल्चर का अगर हम आज की डेट में शेयर देखें तो समवेयर अराउंड 48% है। जीडीपी में जो शेयर है वो एक्चुअली है, इंडस्ट्री का जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो समवेयर अराउंड 27% है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल अगर आप देखो तो दिस गिव्स यू समवेयर अराउंड 43% के अराउंड। एंड जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है 57% वो आपका सर्विस सेक्टर से आता है। तो आप देखो आपकी जीडीपी के अंदर हम कहते हैं कि वी आर अ सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी। हम सर्विस ड्रिवन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीडीपी जो है उसके अंदर सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। एंड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर इज़ द वन विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट शेयर, तो सर्विस सेक्टर और इसका शेयर कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका भी 25% का कुछ शेयर है, ठीक है। तो दिस समवेयर अराउंड 73%, और बाकी जो परसेंट है 27% के अराउंड जो शेयर है वो सर्विस सेक्टर से है। तो अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर का शेयर तो जो है वो 17% है, बट लोग इतने सारे एम्प्लॉयड हैं। इंडस्ट्री के अंदर वो इक्वली मैच करता है। और अगर हम इसके अंदर देखें सर्विस के अंदर देखें तो सर्विस सेक्टर के अंदर देखो कि कितना ज़्यादा कितने कम लोग कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। और ये जो डेटा है ये बहुत पुराना नहीं है, दिस इज़ यू कैन अज्यूम इट टू बी 2018-19 का भी जो डेटा है वो सिमिलर ही आता है, तो या 1920 का भी डेटा सिमिलर लगेगा आपको। सो दिस बेसिकली शोज़ कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर से है, जबकि एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से है। और यहीं हमें प्रॉब्लम दिख रही है कि हम लोग इससे यू कैन सी दैट we have not been able to pull people out from agriculture। यहाँ का पुल प्रॉब्लम है, पुल प्रॉब्लम भी है और पुश प्रॉब्लम भी है। हमारी जैसी कंट्री में हमें लोगों को एग्रीकल्चर से निकालना है और इंडस्ट्री में भेजना है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जॉब्स आएंगी। क्योंकि इंडस्ट्री में जब तक हम लोगों को नहीं भेजेंगे तब तक हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कैसे बनेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अपनी ग्रोथ पैटर्न में एग्रीकल्चर, पहले हम एग्रेरियन इकोनॉमी होते थे, ठीक है। 1950, 1960s, 1970s में क्या था, एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में सबसे ज़्यादा था। और उसके बाद 1990s एंड 2000s के ऑनवर्ड्स क्या हुआ, एकदम से सर्विस सेक्टर हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 89 के बाद सर्विस सेक्टर जो है वो लीडिंग सेक्टर बन गया। तो हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस में आ गए। हमने स्किप क्या कर दिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग स्किप कर दी। इसीलिए इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं बनता है। इफ़ यू सी कि आज हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वो इसीलिए बोलते हैं कि हमें इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इंडिया के अंदर हमें कमोडिटीज़ बनानी पड़ेंगी सो दैट हमारा इम्पोर्ट बर्डन कम हो एंड हम एक्चुअली में चाइना की तरह एक ग्लोबल पावर बन पाएँ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड। और उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग में लोगों को लाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से, और इसका शेयर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी वांट, ठीक है, कि ये शेयर बढ़े और ये शेयर बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को आप ट्रेन कैसे करोगे, इंडस्ट्रियली ट्रेन कैसे करोगे, उनको एम्प्लॉय कैसे करोगे, उनके लिए हेल्थ सर्विसेज कैसे लाओगे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। बट दिस इज़ आवर गोल। और यही हम देख रहे हैं कि यही पिछले 30 साल से, लास्ट 30 ईयर्स, दिस इज़ मिसिंग।
कि वी हैव नॉट बीन एबल टू ऐड पीपल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर रहा है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, वी डोंट वांट टू गेट इनटू द रीजंस राइट नाउ, बट दिस इज द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट सीन इन द कंट्री। लेट्स गो बैक टू द रीडिंग। इफ़ यू सी, हमारा धीरे धीरे इकोनॉमी बड़ी भी है, और जब बड़ी है तो वो ग्लोबली इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट कैसे करिए? पहले जीडीपी का जो एक्सटर्नल ट्रेड का शेयर एज जीडीपी, तो व्हाट वी आर सेइंग इज जीडीपी एक्सटर्नल ट्रेड अपॉन जीडीपी, बेसिकली इम्पोर्ट्स प्लस एक्सपोर्ट्स अपॉन जीडीपी का जो रेशो था, पहले वो सिर्फ 19% था, अब ये 40% हो गया, अब ये और ज़्यादा होकर 50% प्लस पहुंच गया। ठीक है, एंड दिस इज़ एक्चुअली मोर देन 50% राइट नाउ। एंड ये जो रेशो ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड छोड़ दो, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर 300 मिलियन लिखा हुआ है, इसको हटा के आज की डेट में 2021 के अंदर मैं डेटा बता रहा हूँ, दिस इज़ अराउंड मोर देन 500 बिलियन। ठीक है, सो राइट डाउन द अपडेटेड डेटा। सो ये हमारा ग्रोथ था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ा, और उसका इम्पैक्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पे भी पड़ा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्राइसिस कहाँ आता है? एडवांस वर्ल्ड में। और एडवांस वर्ल्ड को हम क्या क्या सप्लाई करते हैं? हम उनको गारमेंट्स देते हैं, हम उनको जेम्स एंड ज्वेलरी देते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स देते हैं, आईटी एंड बीपीओ इंडस्ट्री, जो कॉल सेंटर का जो काम जाता है वो सारा जाता है। अगर उनकी इनकम कम होगी तो उनकी कंजम्पशन कम होगी, अगर उनकी कंजम्पशन कम होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो ये जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहाँ पर लेबर ज़्यादा काम करती है, वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट हुई। और तभी हमें दिखता है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.7% पे गिरी इन 2008-2009, और उसके बाद ये वापस इंक्रीज़ हुई टू 8.4% फॉर 2 ईयर्स। बट उसके बाद फिर से क्राइसिस आया, मैंने बताया था ना, यूरोजोन का क्राइसिस आया, बट साथ में डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स भी आए, बहुत सारे स्कैम्स आए, इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो 2011 से 14 तक का पीरियड है, इसके अंदर भी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरी, और इकोनॉमी की ग्रोथ एक्चुअली में इस पीरियड में 4.5% की थी। ठीक है, वी हैड हायर वेरी वेरी शार्प डिप्रिसिएशन हुआ, हायर इन्फ्लेशन हुआ, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ, तो ये सारी चीज़ें थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट गिर गई। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि आपका फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। तो नॉट विद स्टैंडिंग, ये हमारा बेसिकली एंड वाला वो है, दैट नॉट विद स्टैंडिंग द करंट ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ रेट हुआ पिछले 30 सालों में, बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट 11 टिल और 81 टू 11, उसमें लेबर मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अभी भी अगर हम देखें 2017 का भी हम डेटा देखें, तो 2017 के डेटा के अंदर भी हमें दिख रहा है कि 90% लोग अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर में, और 80% लोग अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर में। ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मार्केट, मैंने आपको बताया कि हमारा टोटल वर्कफोर्स जो है वो एक्चुअली 52 मिलियन का है, बट हमने ये देखा कि ये जो रिवाइज फिगर है हमारे पास, ये 470 मिलियन की है। ये हमारे पास 2017 का डेटा है। ठीक है, हमारे पास वर्कफोर्स बहुत अच्छी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत पुअर है, क्योंकि वुमेन को हम अलाउ नहीं करते लेबर फोर्स में काम करने के लिए। जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो हमारा 28% है एज़ कम्पेयर टू 40% ऑफ द वर्ल्ड। प्लस जो हमारे जो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनका एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है सिर्फ 4 साल है, जबकि ग्लोबल एवरेज 6.5 ईयर्स है। तो नॉट ओनली डू वी हैव लेसर नंबर ऑफ पीपल इन आर लेबर मार्केट, देयर क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो पुअर, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम जो है, स्पेशली प्राइमरी स्कूलिंग सिस्टम एंड सेकेंडरी स्कूलिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन टॉकिंग अबाउट लेबर फोर्स, मैंने आपको वो बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ओवरवेलमिंगली टोटल वर्कफोर्स में शेयर देता है। यहाँ पे 53% लिखा हुआ है, यू कैन अपडेट इट टू 48% 2019-20 का डेटा। एंड अगर हम CDS, अभी मैंने ये बताया नहीं है CDS क्या है, अगर हम करंट डेली स्टेटस के बेसिस पर अगर हम देखें तो वी नो दैट द एम्प्लॉयमेंट फिगर्स, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्चुअली समवेयर अराउंड 8%। देन यू हैव डुअलिज्म इन द इंडियन लेबर मार्केट। ये लास्ट चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, देन वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वी हैव डुअलिज्म इन द इंडियन लेबर मार्केट। ये डुअलिज्म का क्या मतलब होता है? डुअलिज्म मीन्स एनीथिंग विच हैज़ टू फेसेस।
ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी लेबर मार्केट में डुअलिज्म है। अब वो डुअलिज्म कैसे है? एक तरफ एक बहुत अच्छी मार्केट है जहाँ पर फॉर्मल सेक्टर्स में गूगल जैसे एम्प्लॉयर्स हैं, या आईएएस जैसी सर्विस है, या फिर एयरटेल और ये सारी अच्छी टाटा जैसी अच्छी कंपनी हैं जो बहुत अच्छी जॉब सिक्योरिटी देती हैं, जो बहुत अच्छा काम करती हैं, और उनके एम्प्लॉयज़ का केयर करती हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे यहाँ इतनी बड़ी 90% लेबर फोर्स है जिसके पास कोई केयर ही नहीं है। आप मर रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, आपको कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई हॉलीडेज़ का स्कीम नहीं है। तो वर्स्ट और बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों दोनों हमारे पास सिचुएशन है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सिचुएशन ऑफ डुअलिज्म। सो इफ़ वी सी फॉर्मल सेक्टर, हमने कहा डुअलिज्म है, एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो हैंड टू माउथ है, और एक मॉडर्न इकोनॉमी। जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है उसको बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या है? कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी इज़ लो, जॉब्स आर इरेगुलर। ये सारा सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एंड ये जो सेक्टर है बहुत हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि बहुत अलग अलग हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी मिल जाएंगे, यहाँ आपको बहुत छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएंगे जो सड़क पे रिक्शा चला रहे हैं, ये वहाँ पर वो भी मिल जाएंगे जो दुकानों में बैठे हैं। तो ये जो है हॉकर्स जो हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के लोग हैं। और 90% हमें पता है जनता यही है हमारे यहाँ। एंड इसमें हमें पता है कि इस 90% के जो 3/4 लोग हैं, ठीक है, 75% ऑफ दिस 90% इज़ एक्चुअली वेरी पुअर। ठीक है, और इनके पास कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप रिक्शा वाले के साथ क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बार्गेन कर लेते हो? 5 रुपये के लिए बार्गेन कर लेते हो, 10 रुपये के लिए बार्गेन कर लेते हो, तो इनका कोई यूनियन नहीं है। तो सिमिलरली बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप हमारी सैलरी कम करके दिखाओ, हमारी सैलरी जैसे ही आप कम करोगे एकदम से स्ट्राइक हो जाएगी, एकदम से इशू होगा। तो क्योंकि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं इसलिए हमारे पास एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है एज अ यूनियन, जो इनके पास नहीं है, और ना इनके पास जॉब सिक्योरिटी है। आज एक रिक्शा वाला बीमार हो जाता है, कोविड हो जाता है, तो कौन केयर कर रहा है? सरकार अगर जो देगी वो देगी, बट वो भी बट उसके अलावा कोई और केयर करने वाला नहीं है। बट अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय होगा तो उसको मेडिकल केयर इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, बहुत सारी अदर थिंग्स हैं जो अवेलेबल होती हैं। तो ये एक इशू है हमारे लेबर मार्केट के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है हमने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा है, बट रिमेंबर ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपको दे रखा है ये 2009-2010 का है। आई हैव गिवन यू फिगर ऑफ 2017-2018 विच इज़ मच मोर अपडेटेड। यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 86% है, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 86% है, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में 14% है। हमने जो डेटा लिखा हुआ है उसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 81% है, एंड ये 19% है। तो आप ये डेटा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये अगेन मोर अपडेटेड है एंड ज़्यादा लोग लिख नहीं रहे होंगे। ये जो डेटा है ये एनएसएसओ का है, जो मैंने डेटा लिखा है वो पीएलएस का है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरव्यू। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स पढ़ेंगे कि पैटर्न क्या था। और अब हमारा सारा बेसिक हो चुका है। तो रिमेंबर हमने एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के बारे में बात करी थी। आई विल टेल यू व्हाट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज़, एंड ये जो टेबल है ये पूरी टेबल एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के, दिस इज़ व्हाट वी विल ऑल्सो डिस्कस। ठीक है, और यही टेबल आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करनी, क्योंकि इस टेबल के बेसिस पे आप आर्ग्यू कर पाओगे कि कैसे इंडिया के अंदर जॉबलेस ग्रोथ है।